हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे में 1284 नए मामलों की पुष्टि की गई। वहीं गुरुग्राम में 264 और फरीदाबाद में 182 नए मामले दर्ज किए गए। रोहतक में कोरोना के 47 नए मामले सामने आए। वहीं जींद में 22 नए मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 20 मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कोरोना के कुल 1,38,682 केस मौजूद हैं। कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के देश भर से 8 राज्यों के 24 किसान संगठनों ने बैठक की। इस बैठक में कृषि कानूनों के खिलाफ आगामी रणनीति बनाई गई। किसान संगठनों ने फैसला लिया कि वो आगामी 3 नवंबर को देश में चक्का जाम करेंगे। किसानों ने रणनीति बनाई कि वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर के सभी हाईवे को जाम करेंगे। किसान नेता वीएम सिंह ने इस बात की पुष्टि की। मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय किसान यूनियन नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने बताया कि 3 नवंबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक देश भर में हाईवे जाम रखे जाएंगे और आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए और बैठक बुलाई गई है, जिसमें तय किया जाएगा कि 3 नवंबर के बाद क्या रणनीति बननी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवान बबीता फोगाट ने खेल उपनिदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। बबीता ने इस्तीफा देने का कारण बताते हुए कहा कि मैंने अपने पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं बीजेपी में एक्टिव पॉलिटिक्स करना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि अभी बड़ौदा और बिहार के चुनाव हैं, पार्टी के प्रचार के लिए काम करूंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी पद पर रहते मैं पार्टी के लिए एक्टिव पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। अगर पार्टी मुझे चुनाव लड़ने का मौका देगी तो उसके लिए मैं तैयार हूं। वहीं बड़ौदा उपचुनाव में कैंडिडेट के तौर पर उतरने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी अगर मौका देगी तो वो जरूर चुनावी मैदान में उतरेंगी। उन्होंने कहा कि पार्टी के जैसे दिशा निर्देश होंगे उस पर वो काम करेंगी। गोहाना में भीषण सड़क हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। हादसा तब हुआ जब खानपुर ककाना रोड पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली और वैगनार कार में टक्कर हो गई। आग लगने का कारण वैगनार कार में सीएनजी किट लगी हुई थी। दोनों में भिड़ंत होने की वजह से कार में आग लग गई और कार का सेंटर लॉक बंद हो गया, जिसमें कार चालक और अन्य 2 सवार कार से निकल नहीं पाए और हादसे का शिकार हो गए। किसी राहगीर ने अग्निशमन और पुलिस को इस कार में आग लगने की सूचना दी। सूचना पाते ही पुलिस और अग्निशमन की गाड़ी मौके पर पहुंची और लगी कार में आग को बुझाया। प्रदेश की सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों और सिविल इंजीनियरों और आर्किटेक्ट को निर्देश दिए कि वो अंबाला कैंट में बनाए जा रहे युद्ध स्मारक का काम जल्द पूरा करें। साथ ही ये भी कहा गया कि युद्ध स्मारक को प्रदर्शित करते हुए आर्ट वर्क, ऑडियो विजुअल काम के माध्यम से डिजिटल वॉक थ्रू और 3D लेआउट के साथ तेजी से पूरा काम करना सुनिश्चित करें। सूचना जनसंपर्क और भाषा विभाग के महानिदेशक पीसी मीणा ने कहा कि वे संग्रहालय की सिविल संरचनाओं, आर्ट वर्क, गैलरी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अलग अलग पहलुओं और संभावनाओं का पता लगाएं। उन्होंने अधिकारियों को थीम निर्धारित करने और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीदों की संस्कृति, परंपरा और उनके योगदान को चित्रित करने के लिए व्याख्या केंद्र, संग्रहालय, मेमोरियल हॉल, ओपन एयर थिएटर और लाइट एंड साउंड शो का विजुअलाइजेशन करने के भी निर्देश दिए। पुलिस कमिश्नर ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश कर ली।
महिला अपने साथ पेट्रोल की बोतल लेकर आई थी और देखते ही देखते खुद पर पेट्रोल डाल सीढ़ियों पर भागने लगी। गनीमत रही कि समय रहते पुलिस कर्मियों ने महिला के हाथ से माचिस लेकर बड़ा हादसा होने से बचा लिया, लेकिन पुलिस कमिश्नर ऑफिस में इस घटना ने हड़कंप मचा दिया। जानकारी दे दें कि मामला पहले शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसके साथ शादी का झांसा देकर बार बार दुष्कर्म करता है। वहीं पुलिस का कहना है कि दोनों अलग अलग थानों में कई बार शिकायत दर्ज करा चुके हैं। बहरहाल पुलिस मामले की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की बात बोली है। प्रदेश में रजिस्ट्री घोटाले का मामला भी थमा नहीं था कि फतेहाबाद में लाखों रुपए की स्टैंप ड्यूटी का मामला सामने आया है। मामले में उपायुक्त ने कार्रवाई करते हुए रजिस्ट्री क्लर्क को चार्जशीट कर उसका तबादला कर दिया है। वहीं नायब तहसीलदार के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए लिखा गया है। उपायुक्त ने बताया कि उनके पास इस संबंध में शिकायत आई थी। जांच के बाद जो चीजें सामने आई हैं उसके तहत ये कार्रवाई की गई है और मामले की अभी जांच चल रही है। बताया जा रहा है कि जिस होटल की रजिस्ट्री से जुड़ा ये मामला है वो फतेहाबाद का मशहूर होटल है और सिरसा रतिया रोड पर बना हुआ है। कृषि कानूनों के विरोध में रतिया के कई गांवों के लोगों ने बड़ा फैसला लिया। ग्रामीणों ने गांव में जेजेपी बीजेपी की नो एंट्री के पोस्टर लगाए हैं। होर्डिंग में लिखा है कि जेजेपी भाजपा का कोई नेता गांव में नहीं आए। अगर इन पार्टियों से कोई नेता गांव में आता है और गांव में अमन शांति भंग होती है तो वो इसका जिम्मेदार होगा। गांव के गुरुद्वारे में ग्रामीणों द्वारा की गई बैठक में यह फैसला लिया गया। जानकारी दे दें कि यहां के ग्रामीण कृषि कानूनों से बेहद खफा हैं। गुरुग्राम में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने गुरुग्राम में रह रहे पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात की। इस बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई और पूर्वांचल प्रकोष्ठ के तमाम सदस्यों से कहा गया कि वे बिहार में रह रहे अपने रिश्तेदारों को जागरूक और बीजेपी की तरफ से किए गए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दें। कोरोना महामारी फैलने की वजह से हरियाणा में अभी तक स्कूल सही तरीके से नहीं खुल पाए। हालांकि सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था बेशक की है। इस व्यवस्था के बाद छात्रों की कक्षाएं घर पर बैठकर मोबाइल के माध्यम से चलाई जा रही हैं। बच्चों को डाउट क्लास के लिए ही स्कूल में आने की अनुमति है। अब बोर्ड बच्चों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। हरियाणा में पढ़ने वाले बच्चों के सिलेबस में 30% की कमी की गई है, जिसकी जानकारी बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पर डाल दी है। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जंगबीर सिंह ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते बच्चों की शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही। इस बात को देखते हुए बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का सिलेबस 30% कम कर दिया है। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि बच्चों और अध्यापकों को दिक्कत ना हो, इसलिए सिलेबस बोर्ड की वेबसाइट पर भी डाल दिया है। उन्होंने कहा कि अध्यापकों को भी बताया जा रहा है कि वे घटे हुए सिलेबस के हिसाब से ही बच्चों को पढ़ाई करवाएं। कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला किया। किरण चौधरी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश का किसान आज पूरी तरह से त्रस्त है। मंडियों में धान की फसल भी फ्री पड़ी है और उसका खरीदार नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि सरकार की खरीद प्रक्रिया पूरी तरह बेईमानी हो चुकी है। सरकार के समय में घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं और इस बात की जांच तक नहीं हो रही। सिरसा जिले में नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर कर्मचारी ने मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारी लगातार अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि 1046 फायर ऑपरेटरों की भर्ती रद्द की जाए।
सभी पालिका परिषदों, निगमों और मार्केट कमेटियों के ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों को पेरोल पर लिया जाए। 1366 फायरमैनों और फायर चालकों को फायर ऑपरेटरों के पदों पर समायोजित किया जाए। टोहाना उपमंडल के 4 गांव समेत 8 जगहों पर किसानों द्वारा पराली जलाने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग ने किसानों पर कार्रवाई को लेकर सदर पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने चारों गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कृषि विभाग के एसडीओ मुकेश महिला ने बताया कि सैटेलाइट के माध्यम से किसानों के द्वारा पराली जलाने की सूचना विभाग को मिलती है, जिसके बाद ग्राम स्तर पर बनी कमेटी जांच करके रिपोर्ट विभाग को देती है। उसी आधार पर रिपोर्ट सदर पुलिस को दी गई है। उन्होंने बताया कि गांव डांगरा, गांव बिडाई खेड़ा, जमालपुर, पिरथला समेत 8 जगहों की लोकेशन मिलने पर सूचना पुलिस को दी गई है। थाना प्रभारी जय भगवान ने बताया कि पराली जलाने वाले 4 गांव के किसानों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। करनाल में पराली जलाने को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन की तरफ से पहले किसानों को समझाया गया था, फिर फसल के अवशेषों को ना जलाएं। इससे जहां एक तरफ हवा में पराली का धुआं घुलता है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन की उर्वरक शक्ति खत्म हो जाती है। जिन किसानों ने प्रशासन के आदेशों की अनदेखी की, उन पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। कृषि विभाग ने ऐसे 98 किसानों और 78 जमीन मालिकों का पता लगाया है, जिन्होंने अपने खेतों में अवशेषों में आग लगाई। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच बनी सहमति के बाद शहीद भगत सिंह स्टेडियम के समक्ष धरना शुरू किया गया। धरना स्थल पर किसान नेताओं ने बैठक कर आगामी रणनीति बनाई। धरना इसी जगह दिन रात जारी रखने का फैसला लिया गया। इसके अलावा ये भी फैसला लिया गया कि धरने में शामिल होने के लिए गांव में किसानों की ड्यूटी लगाई जाएगी, जो अलग अलग गांवों से अलग अलग दिन धरने में शामिल होंगे। साथ ही सरकार में शामिल नेताओं का गांव में घुसने पर उनका विरोध किए जाने का भी फैसला लिया गया है। सोनीपत पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बार फिर कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। अभय ने कहा कि 3 बिलों को लेकर सरकार किसानों को बर्बाद करना चाहती है। सरकार स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का दावा भूल गई है। सरकार को ऐसे कानून लाने चाहिए जिससे किसान की आय बढ़े, ना कि किसान बर्बाद हो। इतना ही नहीं, अभय चौटाला ने किसानों की धान खरीद पर भी सरकार पर हमला बोला। तो शाम के तिकोना पार्क में बहुजन समाज मोर्चा के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों ने हाथरस में लड़की की हत्या और उसके साथ की गई दरिंदगी के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले तिकोना पार्क में मृतका को श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और पीड़िता के परिवार को न्याय दिलाने की गुहार लगाई गई। करनाल की पुरानी अनाज मंडी में गुरुवार को आशा वर्कर्स ने प्रदर्शन किया। साथ ही प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अपनी कई मांगों को लेकर आशा वर्कर इकट्ठा हुई हैं, जिसमें आशा वर्कर्स और एनएचएम को स्थायी करने की मांग, न्यूनतम वेतन और जोखिम भत्ता लागू करने की मांग, प्रोत्साहन राशियों में कटौती वापस करने की मांग और स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करने जैसी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गई हैं। आशा वर्कर्स का कहना है कि वे बीती 7 अगस्त से धरना प्रदर्शन कर रही हैं। बावजूद इसके उनकी कोई सुनने वाला नहीं। आशा वर्कर्स ने कहा कि हमारी मांगे नहीं सुनी गई तो हम शहर में जुलूस निकालकर डीसी ऑफिस में जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। नगर परिषद टोहाना में सफाई कर्मचारियों ने अधिकारियों के खिलाफ तनख्वाह समय पर न देने पर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि यहां पर हम अगर कुछ मिनट की देरी से कार्यालय में आए तो हमारी एब्सेंट लगाई जाती है। वहीं यहां पर कार्यालय में अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं, उनकी अनुपस्थिति क्यों नहीं दर्ज की जाती। बरवाला से एक नाबालिग लड़की के लापता होने का मामला सामने आया। पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस को एक शिकायत देकर लड़की को ढूंढने की गुहार लगाई गई थी। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया है। कार्रवाई न होने से खफा परिवार के लोगों ने गुरुवार को थाने में जाकर जमकर प्रदर्शन किया।
कोरोना महामारी के चलते श्याम बाबा के दर्शनों को तरस रहे श्याम भक्तों के लिए खबर अच्छी है। एक बार फिर से अब चुलकाना धाम स्थित श्याम बाबा के सीधे दर्शन कर पाएंगे। श्री श्याम मंदिर सेवा समिति चुलकाना धाम ने 15 अक्टूबर से श्याम दरबार के कपाट खोलने का फैसला लिया है। श्याम के दीवानों को दर्शन के दौरान कोविड-19 के नियमों का खास ख्याल रखना होगा। देश में अनलॉक 5 का ऐलान भी हो गया, लेकिन पंजाब में अभी भी हरियाणा रोडवेज की बसों को पंजाब की सीमा से आने की अनुमति नहीं दी, जिसके चलते हरियाणा रोडवेज को अपने यात्रियों को शंभू बॉर्डर पर ही उतारना पड़ता है, जहां से यात्री पैदल चलकर बॉर्डर पार करते हैं और फिर आगे के लिए पंजाब से बस लेते हैं। इसके चलते यात्रियों को परेशानी तो होती ही है, साथ ही उन्हें किराया भी ज्यादा देना पड़ता है। यमुनानगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर आरटीए विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरलोड वाहन चल रहे हैं। इसी को लेकर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कई ओवरलोड वाहनों द्वारा एक साथ लाइन में लगे हुए रात के अंधेरे में चल रहे हैं। इस मामले में आरटीओ और जिला अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने बताया कि उनके संज्ञान में भी मामला आया है और लगातार उनका विभाग ओवरलोड वाहनों के चालान भी कर रहा है, साथ ही वाहनों को इंपाउंड भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1 अक्टूबर से अब तक 15 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया और इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहने की बात भी उन्होंने की है। सिरसा में यातायात थाना पुलिस ने गुरुवार को गलत साइड वाहन चला रहे लोगों की फोटोग्राफी की। गलत साइड से वाहन लेकर निकलने वालों के अब ऑनलाइन चालान घर भेजे जाएंगे। इसके साथ ही यातायात थाना पुलिस ने लोगों को गलत साइड में वाहन नहीं चलाने और मास्क पहनने के लिए जागरूक भी किया।